हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने सुबह आपको प्रॉमिस किया था उस क्लास में कि शाम को आपकी 4:15 की राजस्थान इसकी इंडियन जियोग्राफी की क्लास आएगी। बिल्कुल, जियोग्राफी नहीं होती, हम बोलते हैं जियोग्राफी नहीं होती, जियोग्राफी होती है। ओके, जियोग्राफी। ठीक है, तो अपन इंडियन जियोग्राफी की आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक संडे को आएगी। चलिए करते हैं शुरू, बिल्कुल बेसिक से, जीरो इंट्रोडक्शन से करते हैं स्टार्ट। जोड़ लीजिए हाथ, करते हैं शुरू। इनके बिना तो कोई काम शुरू हो ही नहीं सकता। हाँ जी, चलते हैं, बात करते हैं किसकी? जियोग्राफी की। जियोग्राफी होती क्या है? जियोग्राफी ढंग से एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे, एक एक फैक्ट की बात करते चलेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस जियोग्राफी? जियोग्राफी दो वर्ड से बनी हुई है। किस किस से? एक तो बनी हुई है जियो से, जियो वाला जियो नहीं, अपने जियो दंदर नहीं, जियो। दूसरा ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? जियो जी भर के मतलब भू, भू बहु नहीं, भू। और ग्राफी का मतलब वर्णन, यानी भूमि के बारे में वर्णन, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी। स्टडी रिलेटेड टू द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। ओके, तो भूमि का जो अध्ययन किया जाता है, भूमि का जो वर्णन होता है, भूमि के बारे में जो बातें होती हैं, वो किस में आता है? वो सब किस में आता है? जियोग्राफी में आता है। बात समझ में आ गई? आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अगर आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, अब चलते हैं अपने फैक्ट पे। चलिए, ये देखिए रहा जियोग्राफी। एक एक पॉइंट से अच्छे समझते चलते हैं। जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, ये बात अब आपको बता चुका हूँ, जियो प्लस ग्राफी से बना हुआ है। जियो का मतलब भू, ग्राफी का मतलब वर्णन। ओके, तो भूमि के बारे में वर्णन। सर्वप्रथम यूनानियों ने व्यवस्थित किया किसको? इस जियोग्राफी को सबसे पहले किसने व्यवस्थित किया? मतलब सबसे पहले यूनानी, जो यूनानी थे ना, यूनानी, उन्होंने इसको व्यवस्थित किया, सिस्टमेटिक किया। ओके, भूगोल देखो, इधर देखते हैं। अब एक बात बताता हूँ, कोई फैक्ट बताता हूँ, ये देखिएगा, यहीं पे देख लीजिए फैक्ट। एक बात और देख लीजिए आप। जियोग्राफी है ना, इस जियोग्राफी को ये शब्द किसने दिया? एक नाम था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने एक नाम दिया सर्वप्रथम। कौन सा नाम दिया? इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल नाम दिया। एक मिनट है, इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले कौन सा नाम दिया? भूगोल नाम दिया। किसने? इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले कौन सा नाम दिया? भूगोल नाम दिया। इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं। किसको? इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल नाम दिया, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का यूज़ किया, इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी? दैट इज इक्वल टू इरेटोस्थनीज। ओके, इरेटोस्थनीज। एक दूसरा था। अब फादर अलग है, जनक अलग है। अब आप सोचो ये फादर जनक में क्या है? उसने केवल नाम दिया इसके बारे में। इसे जो आपका है ना इरेटोस्थनीज, इसकी एक बुक थी। कौन सी? इसको यूँ कह सकते हैं मेरे भूगोल का पिता। ध्यान से समझिए, जब एक कंसेप्ट आपको बात बताता हूँ पूरे। पहले मैं इरेटोस्थनीज के बारे में बताता हूँ, फिर आपको एक दूसरी बात और बताऊँगा। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक, भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता कौन है? इरेटोस्थनीज। ठीक है, इसने देखो जियोग्राफी बोल दो या फिर इसने जियोग्राफी का शब्द दिया था। कौन सा शब्द दिया था? इसने दिया जियोग्राफी का। कौन सा शब्द दिया? इसने शब्द दिया जियोग्राफी का। ओके, जियोग्राफी का शब्द दिया किसने? इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी का शब्द दिया। इसलिए इसको और क्या कहते हैं? इसको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन से भूगोल का? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको? इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ये बातें इरेटोस्थनीज की चल रही हैं। ओके, अगर भूगोल का जनक पूछा जाए, जनक अलग अलग, ध्यान समझना। अब देखो एक एक जनक बताता चलता हूँ। ओके, ध्यान से एक एक बात।
इतनी बातें अपन इरेटोस्थेनीज अब कंप्लीट हो गया। इरेटोस्थेनीज के बारे में कुछ नहीं लिखना। इरेटोस्थेनीज क्या कहते हैं? भूगोल का पिता कौन? इरेटोस्थेनीज। जियोग्राफी का शब्द का यूज़ किसने किया? इरेटोस्थेनीज। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन? इरेटोस्थेनीज। अब एक शब्द हो रहा था कौन? हिपोक्रेटस। अब इसको लीजिए भूगोल का जनक। भूगोल का जनक कौन है? इरेटोस्थेनीज। भूगोल का पिता कौन है? सॉरी, भूगोल का पिता तो इरेटोस्थेनीज और भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। हिकेटियस। हिपोक्रेटस साइंस वाला मेरे याद रह गया, हिकेटियस है। भूगोल का पिता कौन? पिता तो है आपका इरेटोस्थेनीज और भूगोल का जनक कौन? हिकेटियस। हिकेटियस। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इतनी बात यदि आपने लिख ली है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। किस पे? अब चलते हैं वर्तमान भूगोल का जनक, जो प्रेजेंट टाइम में जो जियोग्राफी चल रही है, इसका जनक कौन है? तो वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये कौन है? इसको वर्तमान भूगोल का जनक कहते हैं। इसका वर्तमान भूगोल का कुछ इंपॉर्टेंट जनक ध्यान रख लीजिएगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट है कि आपको याद रखने पड़ेंगे। भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में कुछ इसके जनक हैं कि अलग अलग जो भूगोल की जो ब्रांचेज है ना, उन ब्रांचेज के अलग अलग फादर हैं। क्या है? फादर। हाँ बिल्कुल, फादर नहीं होता, फादर होता है, फादर। भौतिक भूगोल का, भौतिक भूगोल का जनक है पोलिडोनियम। पोलिडोनियम। कौन है? भौतिक भूगोल का जनक है पोलिडोनियम। ओके। सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल का जनक है कार्ल ओ शावर। कार्ल ओ शावर। कार्ल KARL ओ शावर। गणितीय भूगोल, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, इसका कौन है? थेल्स एंड एनेक्सीमिंडर। थेल्स एंड एनेक्सीमिंडर। ओके। वर्ल्ड ग्लोब, जो पूरे वर्ल्ड का इसने, पूरे संसार का ग्लोब किसने बनाया था? मार्टिन बेहम। पूरे वर्ल्ड का ग्लोब किसने बनाया था? मार्टिन बेहम ने। वर्ल्ड का मानचित्र किसने बनाया था? अनेक्सीमेंडर। अनेक्सीमेंडर, वही अनेक्सीमेंडर ये वाला है। एनेक्सी बोल दीजिए, अनेक्सी बोल दीजिए। ओके। और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार इसका है स्ट्राबो। किसको? स्ट्राबो। समझ आया? नहीं आया? मैं समझाता हूँ एक एक। ये करते हैं क्लियर। ओके। एक एक को समझते चलते हैं, आराम से अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से क्या बिल्कुल जिक्र रखिए मैंने, एक पेज और बिल्कुल एक ही पेज रखा है। ध्यान से देखिए। भूगोल का पिता इरेटोस्थेनीज, भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये तीन हमने रख लिए। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी, इसका जनक कौन है? पोलिडोनियम। पोलिडोनियम। फिजिकल में पी आता है, पी से मतलब पोलिडोनियम। फिजिकल ज्योग्राफी पोलिडोनियम। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल सी से लिखते हैं, लेकिन कल्चरल जियोग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी का कौन है? कार्ल ओ सावर। तो कल्चरल से के मतलब कल्चरल सी से शुरू होता है, कल्चरल की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, लेकिन कल्चरल कैसे आ रहा है ना, तो कैसे के, कार्लो शावर। नेक्स्ट मैथमेटिकल जियोग्राफी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी। इन सब में अपन ने साथ साथ वाला लिया। इसमें देखो थेल्स, थेल्स एंड एनेक्सी, एनेक्सीमिंडर, थेल्स एंड एनेक्सीमिंडर। मिंडर याद रखो, मैथ से मिंडर, एम से मिंडर। वर्ल्ड ग्लोब, पूरे संसार का ग्लोब किसने बनाया? ग्लोब बनाया मार्टिन, मार्टिन बेहम ने बनाया। किसने बनाया पूरे वर्ल्ड का ग्लोब? मार्टिन बेहम ने बनाया। ओके, इतनी बातें क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके? वर्ल्ड का मानचित्र, वर्ल्ड मानचित्र, वर्ल्ड मैप। मैप किसने बनाया? वर्ल्ड का मैप बनाया एनेक्सीमिंडर। उसी एनेक्सीमिंडर ने क्या बनाया? वर्ल्ड का मैप बनाया। मैप मीन्स मिंडर, मैप मिंडर और मैथमेटिकल मिंडर, मैप मिंडर मैथमेटिकल मिंडर, दोनों मिंडर। और लास्ट है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार, वो कौन है? स्ट्राबो। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? वो आपका है स्ट्राबो। बात यहाँ तक समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो कर दीजिए थम्स अप, फिर चलते अपन आगे। ये आपकी बातें हम कर चुके हैं पूरी, ये बातें भी कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतरों की। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एंड देशांतर। ध्यान से समझिएगा एक एक कंसेप्ट को अच्छे से कि क्या अक्षांश है क्या देशांतर है। पहले मैं आपको जब राजस्थान जियोग्राफी पढ़ाई थी तब भी मैं आपको अच्छे से बता चुका था। अब मैं आपको दोबारा अक्षांश और देशांतर के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। जियोग्राफी इतना अच्छा सब्जेक्ट है, अगर अच्छे से करोगे ना तो बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अपना वही यहाँ से उठाते हैं, कलर तो ब्लैक दिखेगा, तो फिर ये सर्कल उठाते हैं। जो खराब बनाए थे को जो बने हो तो ये देखिए, लीजिए ये बना दिया अपनी पृथ्वी। ओके, अब देखिए ध्यान से, इस पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में, कहाँ पे, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन। ये मैंने आपको पहले भी राजस्थान ज्योग्राफी में बात बताई। सेंटर में कितना है 0 डिग्री। इस रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखिए 0 के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ से देखो 1 2 एक यहाँ पे 1 डिग्री आता है, फिर 2 डिग्री आता है, फिर 3 डिग्री आता है। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे जैसे इधर ऐसे चलते चलते लाइन चलती जाती हैं, ऊपर तक चलती जाती हैं, और लास्ट यहाँ तक जाकर यहाँ पर जाकर कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। कितने डिग्री आ गया, सॉरी 90 डिग्री आ गया। ओके, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ऊपर ही ऊपर आ गया। 90 डिग्री ये नॉर्थ है, नॉर्थ में। ऐसे ही नीचे की तरफ ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 5 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ पे आ गया 90 डिग्री साउथ में। ऊपर की तरफ 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे की तरफ 90 डिग्री साउथ। अगर ध्यान से देखें, कहाँ से शुरू हुआ, 1 से कहाँ तक चला, 90 तक। कितनी रेखाएं आई, 90 रेखा आ गई। ओके, कहाँ से शुरू हुआ, 1 से कहाँ तक चला, 90 तक। कितनी रेखा आई, 90। 90 प्लस 90 प्लस 1 ये बच गई, तो बीच में अलग रहेगी ना। देखो 1 से लेकर के 90 कितनी होगी टोटल, 90 ही होगी। ऊपर वाली 90, 1 से लेकर के 90, तो नीचे वाली भी 90, और 1 बीच में ये बच गई। तो 90 प्लस 90 प्लस 10 1 इक्वल्स टू 181। ये बात सिर्फ समझा रहा हूँ, लिखने का आगे इसमें मैटर आगे मैं बता दूँ आपको। नंबर ऑफ लेटीट्यूड, क्योंकि देखो लेटिव लाइन है, लेटिव लाइन, तो नंबर ऑफ लेटीट्यूड कितने होते हैं, नंबर ऑफ लेटीट्यूड, सिर्फ मैं लेटीट्यूड बोल रहा हूँ, लेटीट्यूड लाइन नहीं बोल रहा। ध्यान सुन लेना क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ नंबर ऑफ लेटीट्यूड, अक्षांशों की संख्या। किसकी, अक्षांशों की संख्या। अभी बताऊंगा अक्षांशों क्या है, अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में क्या डिफरेंस है। अक्षांश टोटल कितने हैं, 90 प्लस 90 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 181। कितने हो गए, टोटल अक्षांश कितने हैं, 181 अक्षांश हैं। बात समझ में आ गई। वापस आइए, नंबर ऑफ, ये ले लीजिए, नंबर ऑफ लेटीट्यूड या अक्षांशों की संख्या। सिर्फ अक्षांश रखना, अक्षांश रेखा मत कर देना, सिर्फ और सिर्फ अक्षांश लिखना। चिल्ला के बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अक्षांश लिखना, अक्षांश रेखाएं। अगर ये पूछे कि अक्षांशों की संख्या कितनी, तो आंसर इज दैट 181। ओके, चलते हैं पीछे। क्या, अब उठाते हैं इसको, ये ले लीजिए। ये जो आपका ये है 90 पे, ये तो एक पॉइंट है ना, और ये भी देखिए एक पॉइंट है, तो ये लाइन थोड़ी है, ये तो लास्ट में एक पॉइंट आ गया, बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट आ गया। तो ये दो क्या हैं, ये 2 बिंदु हैं। इनके अलावा बाकी सारी क्या हैं, रेखाएं। तो अक्षांश कितने थे, 181 थे। 181 में से यदि रेखाएं देखें तो रेखाओं के 181 में से 2 तो क्या है आपके बिंदु हैं, 2 तो क्या है बिंदु। तो नंबर ऑफ लेटीट्यूड लाइन्स, ये बात लिखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ लेटीट्यूड लाइन्स, नंबर ऑफ लेटीट्यूड लाइन्स इक्वल्स टू 181 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 179। 2 बातें समझ में आ गई तो बता दीजिए। नंबर ऑफ लेटीट्यूड पूछे तो 181, नंबर ऑफ लेटीट्यूड लाइन पूछे तो 179।
क्लियर कंसेप्ट है। लाइन क्यों कम हुई दो, क्योंकि जो 90 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री साउथ है वो दो है। क्या क्या है वो दोनों छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्या है, बिंदु हैं। और बिंदु ही क्या होती है, कोई भी मतलब रेखा नहीं बनाता है। ओके, तो नंबर ऑफ लेटीट्यूड कितने हो गए, नंबर ऑफ लेटीट्यूड या फिर अक्षांशों की संख्या पूछे तो 181, और नंबर ऑफ लेटीट्यूड लाइन्स यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 179। बात समझ में आ गई, तिरगिड़ धा। अब लिख लीजिए, लिखने वाला, चलिए ये आपको लिखना था क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू जूम इट। चलिए जूम 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 जूम, इतना जूम काफ़ी है। वो कहते हैं औकात पर अगर बिग बाज़ार की हो ना तो ज़रा पे विंडो शॉपिंग करने से। हाँ जी, ये आपने ये बात लिख ली, नंबर ऑफ लेटीट्यूड इतने, नंबर ऑफ लेटीट्यूड लाइंस इतने। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। द लाइंस ऑफ लेटीट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर्स। अगर वो इंग्लिश मीडियम का है तो हम इंग्लिश में बोलते हैं, ज्योग्राफी तो हम इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, बट ये हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री इसके इंग्लिश में भाई साहब इतनी इंग्लिश नहीं आती ना। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। लेटीट्यूड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्या है, 0 से 90 नॉर्थ और साउथ की तरफ जाने वाली रेखाओं के बीच अंतर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। क्या अंतर बढ़ता जाता है, थोड़ा थोड़ा अंतर बढ़ता जाता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ से ये चला, ये डिस्टेंस जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं ना, इधर की तरफ, या फिर जैसे जैसे नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर इधर 0 डिग्री से 90 की तरफ से ऊपर जाओ या फिर 0 डिग्री से 90 की तरफ नीचे जाओ, 0 से 90 नीचे जाओ चाहे 0 से 90 ऊपर जाओ, हमेशा डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। ओके, दूरी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। जो इन दोनों के बीच की दूरी होती है ना, किन के बीच की, जो इन अक्षांश, ये जो अक्षांश हैं दो, इन अक्षांशों के बीच की दूरी और इधर या फिर इन अक्षांशों के बीच की दूरी, जैसे जैसे अपन कहाँ से कि मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर की तरफ जाएंगे या फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण की तरफ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती रहती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। समझ में आ गया बात, कि 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ या फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ की तरफ जाने पर बीच का अंतर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। अंतर बढ़ता चला गया, बात समझ में आ गई। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं अपन आगे, इसकी बात करते हैं। अब इन रेखाओं की बात करते हैं। चलिए इन रेखाओं की बात करते हैं, तो इसको मैं करता हूँ क्लियर। एक हम बोलते हैं ना क्लियर नहीं होता, क्लियर लास्ट में आर साइलेंट रहता है, CLEAR होता है ना, तो क्लियर, टीचर, स्पीकर, मेंटर, ऐसे होता है। ओके, वही वापस ले लेते हैं। ये ले लिया, ध्यान से देखिए, वही वापस इसको, ये बात है मेरी आपको पहले बताई हुई है। यहाँ से काटा, ये कौन सी बन गई, ये 0 डिग्री के सारे नाम आप लोग खुद लिखोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये मेरा बताया हुआ है। राजस्थान जियोग्राफी में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो राजस्थान जियोग्राफी इंट्रोडक्शन की पहली क्लास देखिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जिलों के बाद वाली क्लास है ना, उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद इधर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे 23.5 नॉर्थ और इधर की तरफ इन दोनों के, इसका नाम और इसका नाम, किसका, 0 डिग्री का नाम 23.5 नॉर्थ का, 23.5 साउथ का, इनके नाम आप लोग खुद लिखोगे। क्या लिखोगे, देखो मैं बताता हूँ। 0 डिग्री या भूमध्य या इक्वेटर या विषुवत रेखा, ये तो 0 डिग्री बोलते हैं। जो ऊपर वाली होती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली होती है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर लिखना है तो ये लिखा पड़ा, ये रहा। 0 डिग्री क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ या कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपके हो गए। अब देखो ये जो है ना, अपन जो बोलते हैं 23.5 ही क्यों लिया अपन ने, कि 23.5 डिग्री पे क्यों नापी अपन ने, मतलब अगर आपको नापना ही था तो आराम से 30, 40, 50, 20, 15 आराम से नापते, 23.5 ही क्यों नापा। इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है, अगर आपको किसी ने ये बताया ना कि मतलब 23.5 नापते हैं, बस नापते हैं ना, ऐसा रीज़न नहीं है। पहले आप ये उतार लीजिए इतने, इनके नाम अगर आपको लिखने दो, फिर मैं बताता हूँ कि 23.5 क्यों होता है। चलिए
एक एक पॉइंट क्लियर करते चलिएगा। यदि कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हो, यहाँ अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है आप कमेंट में लास्ट में डाल सकते हो, वहाँ नहीं मिलता है आप ग्रुप में पूछ सकते हो, वहाँ नहीं मिलता है आप मेरे को पर्सनल पूछ सकते हो, और वहाँ नहीं मिलता है फिर तो क्या ही करें। चलिए इसी पृथ्वी को वापस बनाने से अच्छा है इसको ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ जी, ये पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी के ये आपकी 0 डिग्री है देशांतर। ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी ये अपने अक्ष पर, ये इसका जो 0 डिग्री है ना, ये अक्ष पर, ये अपने अक्ष पर सूर्य के सापेक्ष कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। मतलब कि ये थोड़ी सी यूँ है ना, इसको यहाँ से थोड़ा सा यूँ घुमाइए, किधर की तरफ, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ घुमाइए, यूँ पृथ्वी को, मतलब समझिए मैं यहाँ पे इस बोल को घुमा नहीं सकता, समझिए कि ऐसे ये बोल है। अब इसको यहाँ से उठा के थोड़ा सा यूँ घुमाइए, यूँ घुमाओगे ना तो यूँ हो जाएगी थोड़ी सी, यूँ होगी ना, या फिर यूँ हो गई, और ये यूँ ही है ना, ये देखिए मिली ना यहाँ पे ये वाली, ये क्या है आपकी, ये 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण है। इसीलिए ये पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। कितने डिग्री झुकी हुई होती है? 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। समझ आ गई बात? इसीलिए 23.5 मापते अपन। अब 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, ध्यान से 2 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, दोनों क्वेश्चन प्यार से लिख लीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? कितने डिग्री झुकी है? 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन क्या था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण या एंगल बनाती है? बताइए, दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ऑप्शन चाहिए क्या? ऑप्शन लिख लीजिए, 23.5 डिग्री, 33.5 डिग्री, 62.5 डिग्री और 66 डिग्री। ऑप्शन लिख लीजिए चारों, 23.5, 33.5, 62.5, 66। आंसर दीजिए फटाफट। अपने अक्ष पर कितनी झुकी है और अपने अक्ष पर कोण कितने का बनाती है? जल्दी बताइए। इतने हम कुछ बना रहे थे आपके लिए, खाने के लिए नहीं बना रहे हम। ये प्लेट ले लेके आ जाओ। बताइए जल्दी। ये आपकी पृथ्वी है, यूँ होती है पृथ्वी आपकी। आप लोग सोच रहे हो ऐसे क्यों नहीं बनाई? वैसे नहीं बनती है पृथ्वी, ऐसे रहेगी। ओके, ये आपकी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है अक्ष इसका ये था ना, अक्ष इसका यह था, वास्तव में ये था, लेकिन कितनी झुकी हुई है? ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कितने झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। टोटल एंगल कितना होता है ये टोटल एंगल। अब कोण कहाँ से मापते हैं? कोण यहाँ से मापते हैं। कोण कहाँ से मापते हैं? कोण यहाँ से मापते हैं। झुकी हुई तो इधर से है, कोण मापते हैं यहाँ से। तो टोटल एंगल कितना? 90। कैसे? ये देखो,
90 90 है, लेकिन 90 में से कितनी झुकी हुई है? 23.5। कितनी कम है? 90 में से 23.5 झुकी है, तो 90 माइनस 23.5। 90 में से जब 23.5 घटाओगे आंसर बचेगा 66.5। इसलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री, और पृथ्वी अपने अक्ष पर कोण कितने का बनाती है? 66.5 डिग्री। दोनों बातें अगर समझ में आ गई तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं आई तो दोबारा पूछ लीजिए, जल्दी कीजिए। समझ में आ गई सर? नहीं आई? एक बार बता दो। चलो पृथ्वी देखो अपने अक्ष पर कितने झुकी हुई, देखो ये अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई, देखो ये वाला कितना एंगल है? ये वाला कौन है? 23.5 डिग्री का। नापना कौन सा है? ये वाला। टोटल कितना है ये टोटल है 90। 90 में से 23.5 तो पहले झुकी है, बचा कितना? ये वाला बच गया। किस में से? 90 में से घटा दो, तो 90 माइनस 23.5 दैट इज इक्वल टू 66.5। तो कितना एंगल हो गया? पृथ्वी अपने अक्ष पर 90 डिग्री 23.5 झुकी होती है, और अपने अक्ष पर कोण कितना बनाती है? कोण बनाती है 66.5 डिग्री। कितना? 1 डिग्री 66.5 डिग्री। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब आगे समझते हैं देशांतर को। अक्षांश पूरा आपके समझ में आ चुका है, लेटीट्यूड आपके पूरा समझ में आ चुका है। अक्षांश देशांतर मैं आपको वहाँ भी बता चुका हूँ, यहाँ थोड़ी सी दोबारा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूज ना हो। ओके, अब देशांतर पे चलते हैं। चलिए भी, हमें क्या है, हमें तो बैठना है, गाड़ी में चलते हैं। पहले तो वो लेना है, पहले तो पृथ्वी बनानी है। पृथ्वी बनाओ भाई साहब। लो ले लो। अब लेना है अपने को देशांतर के बारे में। किसके बारे में बात करें? देशांतर के बारे में बात करें। देशांतर एक आपका यहाँ पे होता है, बिल्कुल सेंटर में। कितना होता है? 0 डिग्री देशांतर होता है। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री देशांतर। इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। कौन सी विच रेखा? ग्रीनविच रेखा। कहाँ पर होती है? 0 डिग्री देशांतर पर ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। इसके अलावा अब देखिए, इधर चलते हैं, यहाँ से ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, डो ऐसे चलते हैं। यहाँ पर आता है 180 डिग्री। यहाँ पर कितना आता है? 180 डिग्री। इधर ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे ऐसे इधर चलते हैं। यहाँ पर आता है 180 डिग्री। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने होंगे? अब आपका क्या जवाब होगा? 180 प्लस 180 प्लस एक ही बीच वाला, कितने हो गए? 361। 361 हो गए। बात सही है। नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हो गए? नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हो गए? 180 तो इस तरफ, 180 इस तरफ, कितने हो गए? 361। अब आप लोग कहोगे यहाँ पे बिंदु है, ये बिंदु, इस बार बिंदु नहीं है। यहाँ पर ये रेखाएं होती हैं, खड़ी में हमेशा रेखा होती है, और ऊपर जाके यहाँ पर बिंदु होता है। ओके, अब नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड तो कितने हो गए? नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड हो गए 180 प्लस 180 प्लस 1 बराबर 361। लेकिन नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, अब लाइंस कितनी कम होंगी? ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ आपको इमेजिन करो, आपने कभी ग्लोब देखा है? ग्लोब यदि आपने देखा हो तो उसमें एक चीज़ आपने अवश्य देखी हो। क्या? इसी में आपको इमेजिन करवाता हूँ कि अगर ग्लोब आपने देखा हो तो देखो, ग्लोब पूरा राउंड शेप होता ही यूँ, तो ये लाइन चलती रहती हैं, चलती रहती है, ऐसे ऐसे इधर से इधर से, मतलब उसके चारों तरफ ऐसे घूमती रहती हैं। तो एक लाइन जो ये 180 है ना, ये 180, ये यही वाला तो 180 है ना। देखो ढंग से देखो, ये घूम करके मतलब ऐसे ही घूम रहा है ना ग्लोब, ऐसे ही तो है ना। तो ये दोनों 180 एक जगह तो है ना। समझ में आया? एक बार ग्लोब को फील करो। यहाँ पे तो मैं राउंड बना नहीं सकता, ग्लोब को एक बार महसूस करो। या आपके पास कोई बॉल होगी, कोई बॉल लो, ले ली। अब देखो 1 डिग्री चलो, या फिर अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर दो। मैं बताता हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकते ना, तो अपने हाथ की, या फिर अपना पेन ले लो। पेन ले लो। पेन में देखो, आप किसी एक बिंदु को आप टिक करो, किसी एक बिंदु को आप उठाओ, वहाँ से आपने 0 से शुरू किया, ठीक है? वहाँ से आपने 0, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते, और लास्ट में कहाँ पर आए? 180। 180 0 के बिल्कुल अपोजिट आ गए, 0 के बिल्कुल अपोजिट आ गए। अब इधर से चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 180, दोनों 180 सेम ही तो मिल गए।
दोनों 180 सेम मिले ना। तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं? नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं 361 और नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं? 361 माइनस 1। एक कम हो गया, देखो इसको गिन लो चाहे इसको गिन लो, दोनों में से एक को गिनना है। तो एक कम हो गया तो 360। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हो गए? 361, जबकि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी हो गई? 360। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि वैसे तो फिर अपन उसमें अक्षांश से मान ले पेन है, बिल्कुल अक्षांश से मान लो पेन, पेन के सेंटर में रखो। अब नॉर्थ की एक साइड चलो, पेन की तरफ एक साइड। अब ग्लोब शेप में नहीं चलना है, वैसे नहीं चलना है, ये खड़ी लाइनें थी इसलिए अपन खड़े में चले, पेन को खड़ा कर लो, वैसे वैसे अपन चलते रहे। लेकिन अब वैसे चलो, कैसे? आप यहाँ पर क्या लिया, देखो मैं समझाता हूँ एक बार, अगर आप लोग कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो इस चीज़ में कि मतलब लॉन्गिट्यूड में कैसे लिया आपने, लैटिट्यूड में कैसे लिया। दोबारा देखिए इस चीज़ को, या आपने कंसेप्ट तो आपने लिख लिए होंगे ना। अब देखिए इस चीज़ को, आपने अपना पेन रखा, मान लो ये आपका पेन है, आपने यूँ ही तो रखा ना, ये मान लीजिए यहाँ से लेकर के ऐसे आपका पेन है, ठीक है, इसको ऐसे रखा ना। अब आपने लॉन्ग, पहले क्या चेक करना है, लॉन्ग, मैं आपसे लॉन्गिट्यूड चेक करवा रहा हूँ, आपने कैसे चेक किया? यूँ चेक किया ना, यूँ यूँ चले ना आप, यूँ तो यूँ कितने हो गए? 361, आपकी 361 आ गए। 361 तो आपके लॉन्गिट्यूड आ गए, और लॉन्गिट्यूड लाइन कितनी आ गई? एक लाइन कम होगी तो 360 आपकी लाइन्स आ गई। अब आपको क्या चेक करनी है? अब आपको चेक करना है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड कैसे चेक करोगे? ऐसे ही थोड़ी करोगे, लेटीट्यूड चेक करोगे ऐसे। तो ऐसे ये कोना अलग, ये कोना अलग, दोनों कोने आपस में मिल नहीं सकते कभी। इसमें दोनों घूम के मिल रहे हैं लास्ट में, लेकिन इसमें ये ना मिल सकता है ना ये मिल सकता। ओके, तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस हो गया। समझ में आ गया अक्षांश और देशांतर? तो बिल्कुल फटाफट थम्स अप कर दीजिए, फिर चलते हैं अपन आगे एक बातें पर। फिर आपको एक और बातें बताता हूँ मैं किसके बारे में। ये लिखिए पहले, ये देखिए क्या, कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 1 + 180 + 180 = 361। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी है? 361 माइनस 360 = 361 माइनस 1 = 360। इसको 0 डिग्री बोलते हैं। ग्रीनिच जी आपको लिखा है, वैसा मैं नाम बताने की कोई मैं जरूरत नहीं समझता इसकी। देशांतर रेखाएं एक दूसरे को ध्रुवों पर काटते हैं। कहाँ पर काटेंगे? ध्रुव पर काटेंगे देशांतर रेखाएं आपस में। कैसे? ये यहाँ से चली और यहाँ पर आ गई, और ये यहाँ से यहाँ पर आ गई, दोनों आपस में यहाँ पे काट लेना, यहाँ पर भी काट ली, यहाँ पर भी काट ली। तो देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? ध्रुव पर काटती हैं। जबकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती थी। अक्षांश रेखा होती थी एक दूसरे के समांतर थी। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक अंतर भूमध्य रेखा पर होता है। सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ होगा? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये इनकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे इनकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो सर्वाधिक अंतर कहाँ पर होता है? इस भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। कहाँ पर होता है? इस भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ पोल की ओर जाने पर बीच का अंतर कम होता है। इक्वेटर से यदि नॉर्थ या साउथ में जाएंगे तो बीच का अंतर कम होगा। वहाँ पर तो बढ़ रहा था, यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। वहाँ पर क्या होगा? कम होगा। ओके, अक्षांशों में यदि 0 से 90 के बीच में नॉर्थ या साउथ जाएंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें तो अंतर आपका बढ़ेगा, और यहाँ पर आपका अंतर क्या हो जाएगा? अंतर कम होगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। अभी तक अपने वही बता रहा हूँ जो आपको राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने बता चुका हूँ। थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, बाकी वही है। अक्षांश बता दिया आपको, देशांतर बता दिया आपको, इन सब के बारे में आपको डिटेल बता दी। ओके, इसको थोड़ा सा पहले मिनिमाइज करते हैं ना, ताकि ऐसा था ना, थोड़ा सा और कर लेते हैं। हाँ जी, अब चलते आगे। अक्षांश की बात कर ली, देशांतर की बात कर ली, अब चलते हैं नेक्स्ट अपने कंसेप्ट पे। अब ये सूर्य की गति बतानी है आपको। सूर्य की गति एक बार मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार मैं आपको और पेश करना चाहूँगा। किसकी? सूर्य की गति। ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए इस सूर्य को। हमारा सूर्य रहता है कहाँ पर? ये आपकी 0 डिग्री, इस 0 पर ही हमारा सूर्य रहता है शुरुआत में। जिस टाइम सर्दियाँ जा रही होती हैं, मार्च अपना मतलब सर्दियाँ जा रही होती हैं और गर्मियाँ आने लगभग शुरू हो जाती हैं, तो अप्रोक्सीमेट 21 मार्च, 21 मार्च की बात है। कब? 21 मार्च पर सूर्य कहाँ रहता है? इस पर रहता है। एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य हमेशा 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है, तो 23.5 से 23.5 के बीच में चलेगा। 23.5 से 23.5 के बीच में चलेगा। थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक ले लेते हैं, 1 सेकेंड।
सूर्य 23:30 से 23:30 के बीच में चलेगा। अब देखिए यहाँ से सूर्य चलना शुरू हुआ, 0 शुरू हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 टू 21 जून को पहुँच गया कहाँ पर, कर्क रेखा पर। इसीलिए 21 जून को हमारे यहाँ पर सर्वाधिक बड़ा दिन होता है, सर्वाधिक गर्मी होती है। वो पॉइंट्स आपको सारे लिखाए हुए हैं। सर्वाधिक बड़ा दिन होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस दिन रातें छोटी होती हैं, दिन लंबे होते हैं। इस टाइम में मतलब समझ आप क्या, जहाँ पे रातें छोटी होती हैं, दिन लंबे होते हैं, वहाँ पे सोचो किसकी याद कम आएगी, इससे ज़्यादा होता है। हाँ जी, एक बात होगी। फिर यहाँ से सूर्य वापस चलता है जुलाई, अगस्त, सितंबर में थोड़ा 2 दिन लेट हो जाता है। कितने, 23 ऑफ सितंबर को यहाँ पर वापस पहुँचता है, 23 सितंबर को यहाँ पर वापस पहुँच जाता है। कहाँ पर, इस कर्क रेखा पर। तो देखिए मार्च और सितंबर का मौसम लगभग समान होता है। मार्च में क्या होता है, ऐसे मार्च में क्या होता है, सर्दियाँ का एंड होता है और गर्मियों का इनकम होती है। मतलब गर्मियों का, सर्दी तो आउटगोइंग और गर्मियाँ इनकमिंग, और सितंबर में सर्दियाँ इनकमिंग और गर्मियाँ आउटगोइंग, यही तो होता है ना। फिर यहाँ से आगे चला, कितने महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कब पहुँचता है, 22 दिसंबर को कहाँ पहुँच गया, इस मकर रेखा पर पहुँच गया। इसलिए 22 दिसंबर को हमारे यहाँ रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। और छोटी छोटी रातें तो लंबी हो जाती हैं, मगर ये लंबी लंबी रातें ये बहुत लंबी हो जाती हैं। इसलिए घर वाले हमें 5 बजे खाना खिला के बैठा देते हैं कि बेटा पढ़, अब बेटे को 10 बजे से पहले सोना नहीं, और सोना नहीं तो फिर 5 घंटे में बेटे की बैटरी डाउन। मौसम इज़ टोटली डबा चौक एंड सिस्टम इज़ टोटली, लेकिन सर्दियों में काफ़ी अच्छे से पढ़ा जाता है। 22 दिसंबर को यहाँ पहुँचा, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च वापस यहाँ पहुँच गया। ऐसे चलता है हमारा सूर्य। ये आपको गति मेरी पहले बताई हुई है, अगर नहीं समझ में आती है तो यहाँ एक बार दोबारा आपको समझा दी मैंने। अब अगर दिक्कत रहती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत रहेगा, 21 जून को। मकर रेखा पर कब रहेगा, 22 दिसंबर को। और भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत रहेगा। इतनी बातें यदि आपकी कोई दिक्कत है इस कर्क रेखा पर लंबवत रहने को, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत रहेगा तो इसको बोलते हैं कर्क संक्रांति। तो कर्क संक्रांति कब आती है, 21 जून को आती है। इधर मकर संक्रांति, अपने वाली 14 जनवरी वाली मकर संक्रांति नहीं, मकर संक्रांति आती है 22 दिसंबर को। और जो अपने 23 सितंबर और 21 मार्च को बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। कब, 23 ऑफ सितंबर एंड 21 ऑफ मार्च। 21 मार्च या फिर 23 सितंबर को क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं इक्विनॉक्स। बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अब देखिए एक शब्द और रह गया, क्या, कि सूर्य इसके चारों तरफ चक्कर काटता है ना, इसके चारों तरफ, यहाँ ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो पानी है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सूर्य यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, तापमान बढ़ेगा तो आपका दाब क्या हो गया, दाब आपका कम हो गया। तो यहाँ वाली जो वाष्प होती है ना, ये वाष्प ये ऊपर चल जाती है। यहाँ पर रोज़ शाम को इक्वेटर पर बारिश होती है। और जब हवाएं मकर रेखा से चलकर 0 डिग्री को पार करेंगी तो राइट साइड टर्न हो जाएंगी। कहाँ कि हवाएं कैसे ले जाएं मुझे, कहाँ हवाओं का देखो मैं बताता हूँ। हवाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। हवाएं चलती हैं तो इसका भी रीज़न है क्यों चलती हैं, कहाँ से कहाँ। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। कैसे, अगर आपको नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। आप एक गुब्बारा लेके आए, एक गुब्बारा बिल्कुल ऐसा था, आपने इसमें दे फूंक दे बल्तिम पूड़ो, उसको ये फुला के ढोल कर दिया, ढोल को फुला के ढोल कर दिया। अब आप अचानक हवा छोड़ोगे तो बाहर हवा ज़्यादा होनी चाहिए ना, आपके हिसाब से बाहर हवा ज़्यादा है तो बाहर से हवा अंदर जानी चाहिए, लेकिन हवा अंदर से बाहर आ रही क्योंकि इसमें दाब बढ़ गया। और हवा उच्च दाब, इसमें दाब ज़्यादा है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, इसलिए गुब्बारा आपको जल्दी से हवा को बाहर निकालने की कोशिश करता है। ओके, ये ना आप नोट लगा के लिख लीजिए। नोट रहेगा पहले आप, तो पीछे जो लिखने वाली चीज़ें ना वो आप लिखिए, साथ साथ लिखते चलिए, साथ साथ कैसे चलते, आराम से चलते चलेंगे। थोड़ा आप चलिए, थोड़ा हम चलेंगे। ये तो आपने लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है बिल्कुल। अब ये लिखिए क्या, 21 जून को बोलते हैं कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं, 21 जून को बोलते हैं कर्क संक्रांति, 22 दिसंबर को बोलते हैं मकर संक्रांति, और 23 सितंबर और 21 मार्च को बोलते हैं
इक्विनॉक्स। ओके, ये तापमान का से कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप छोड़िए। ये मैंने आपको बता दिया कि तापमान बढ़ेगा तो आपका दाब क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा दाब आपका कम हो जाएगा, और आपका तापमान कम होगा दाब आपका बढ़ जाएगा, और हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। अब एक ये लाइन लिखिए, कौन सी लाइन, ये लास्ट वाली, अगर आपको दिख रही हो थोड़ी सी और जूम करता हूँ, इतनी जूम होगी, ये लीजिए यहाँ लिखा था। अब लिखिए कि जब हवाएं मकर रेखा से चलकर 0 डिग्री को पार करेंगी, लिख लीजिए पहले मैं समझा दूंगा, तो राइट साइड टर्न हो जाएंगी। अतः हिंदुस्तान में मानसून जून जुलाई में आता है। ये पॉइंट लिखते आप मेरे को थम्स अप कीजिए ताकि मैं आपको इसका मतलब समझा सकूं। क्लास कितनी देर करें, 1 घंटा करें या फिर 1 घंटा से ऊपर करें? बोलिए। खींचे रखें, समझ में आ रहा है तो खींचे रखेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो बस खींचे रखेंगे। अब देखिए क्या होता है, ये आपकी पृथ्वी है ना, यहाँ पर आपकी 0 डिग्री है, यहाँ से जो हवाएं आई, हवाएं ऐसे चल रही थी, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका दाब अचानक से बढ़ जाता है। क्या होता है, यहाँ पे दाब आपका बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे दाब आपका कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान कम रहता है ना, तो दाब आपका कम हो जाता है। दाब कम होने से हवाएं इस तरफ घूम जाती हैं, इस तरफ, और इस तरफ यहाँ पर तो हमारा भारत है, और यहाँ से लेकर के ये हवाएं कहाँ पर आएंगी। इसलिए भारत में मानसून कब आता है, जून जुलाई में, इन्हीं हवाओं के कारण आता है। ऐसे मानसून नहीं आता कभी उठा के मुँह ऐसे चले। जो मौसमविद होते हैं, मौसम विभाग वाले, वो यूँ ही भविष्यवाणी नहीं करते कि मतलब कल बारिश होगी तो कल बारिश होती है। बाय द वे कोई खुदा ना खास कभी कभार कुछ गड़बड़ हो जाए तो कह नहीं सकती, बाकी होती है। अब चलते हैं आगे, ये आपको बात समझ में आ गई, इतनी बातें आपकी समझ में आ चुकी हैं, इजी पॉइंट चल रहे हैं एक एकदम। टाइम कैलकुलेशन, अगर आपको टाइम टेबल आपको मतलब बताना है तो बताइए, मैंने आपको राजस्थान ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया है, अगर टाइम कैलकुलेशन वहाँ पे आपको समझ में आया हुआ है तो ठीक है, वहाँ पे बताया हुआ आपको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो मैं सिंपल से आपको रिवाइज करवाता हूँ बात टाइम टेबल कि लॉन्गिट्यूड कंपल्सरी, लॉन्गिट्यूड में कंपल्सरी होता है, लॉन्गिट्यूड होता है जो लॉन्गिट्यूड आपको देशांतर में चलता है टाइम टेबल, और 1 डिग्री देखो 24 घंटा होता है ना, 24 घंटे, ध्यान से देखिए 1 घंटे, 24 घंटे में 24 घंटे में पृथ्वी पूरी घूम जाती है। तो 24 घंटे में कितनी घूमती है, 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री। ओके, तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी, 360/24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 1 घंटे में कितनी डिग्री घूम गई, 15 डिग्री, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री घूमी कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगाएगी, 4 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर का मतलब कितने मिनट होता है, 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट। यदि आपको 1 डिग्री देशांतर आपको पार करना तो आपको कितने मिनट लगेंगी, 4 मिनट आपको टाइम लगेगा, टाइम चेंज होगा, मतलब 4 मिनट आपको आगे टाइम मिलेगा वहाँ पे। ओके, ये था। अपन ईस्ट से वेस्ट चलते हैं ना, ईस्ट से वेस्ट, तो आपका टाइम मिनिमाइज होता है, मतलब टाइम आपका घटता है, और वेस्ट से ईस्ट चलते हैं टाइम आपका बढ़ता है। ये मैंने आपको पूरी बात मैंने आपको बता दी। टाइम ईस्ट से वेस्ट चलेंगे तो टाइम आपका घटेगा, मतलब माइनस होगा, और वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तो आपका टाइम बढ़ेगा। ये मैंने आपको बता दी। कैसे याद रखेंगे, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। आपका नाम सुना EMW, BMW जरूर सुनी होगी, तो BMW से आज याद रखिए EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, EMW। ओके, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, एम का मीन्स माइनस, ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं तो माइनस होता है। ओके, ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं तो क्या होगा, टाइम हमेशा माइनस होगा, और वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तो क्या होगा, टाइम हमेशा घटेगा, बढ़ेगा। ईस्ट टू वेस्ट टाइम घटेगा, वेस्ट टू ईस्ट टाइम बढ़ेगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई? चलिए क्लियर कर देते हैं इसको। अब अपन अगले कंसेप्ट पे चलते हैं अपने। अब कुछ महत्वपूर्ण आपको ये जो अक्षांश हैं, जो देशांतर हैं, इनको कुछ इंपॉर्टेंट आपके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं, उनको आपको याद रखना है कि करके।
ध्यान से देखिए, 66.5 डिग्री, 66.5, 66.5 करिए यहाँ पे, 66.5 डिग्री, कितना, 66 डिग्री 5 मिनट जो है ना, ये यहाँ पे आपका आर्कटिक सर्कल होता है। क्या होता है? आर्कटिक सर्कल। ये मैं आपको पूरे राजस्थान ज्योग्राफी बता दूँगा कौन सा आर्कटिक वृत्त है, कौन सा अंटार्कटिक है। ऊपर की तरफ 66.5 के बाद वाला मैंने बताया था कौन सा होता है, आर्कटिक वृत्त होता है, और 66.5 डिग्री नीचे वाला, 66.5 कीजिए इसको, ये नीचे वाला क्या होता है आपका, अंटार्कटिक वृत्त होता है। जो आपका टोरिड जोन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है, वो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ये लिख सकते हो आप, उष्णकटिबंधीय होता है। आपको वहाँ पे लिखा है भाई, उस राष्ट्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है वहाँ पे। तो उष्णकटिबंधीय टोरिड जोन क्षेत्र, टोरिड जोन कौन सा होता है, कहाँ कहाँ होता है आपका, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सा जोन होता है आपका, टोरिड जोन होता है। कौन सा जोन होता है? टोरिड जोन होता है। ओके, नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध, शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस शीतोष्ण कौन सा होगा, 23.5 से 66.5 के बीच में, चाहे उत्तर में ले लो चाहे दक्षिण में ले लो, 23.5 से 66.5 के बीच आप चाहे उत्तर में ले लो चाहे आप दक्षिण में ले लो, दोनों ही कौन सा होगा, शीतोष्ण। और अंतिम बचा आपका शीत कटिबंध, अंतिम कौन सा बचा, अंतिम बचा आपका शीत कटिबंध। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका 66.5 से 90 उत्तर या दक्षिण के बीच में क्या होता है आपका, शीतोष्ण, शीत और शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। बात समझ में, कुछ आई कुछ नहीं आई, तो ऐसे कुछ थोड़ी काम, कुछ से काम थोड़ा चलेगा, पूरी करेंगे अपन तो। चलिए, लो तो पूरा लियो, नहीं तो लो मत ज्ञान। चलिए देखिए देखिए आप सभी को बता दूं, देखिए ये अपनी पृथ्वी, ये यहाँ रख दिया, 0 डिग्री, ये 0, ये 23.5, ये 66.5 और ये 90, 23.5, 66.5 और ये 90, 0 से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला जो आपका क्षेत्र है ये कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय। कौन सा होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। यहाँ से जो यहाँ तक होता है ये वाला कौन सा होता है, शीतोष्ण होता है, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण होता है। और यहाँ से यहाँ वाला ये कौन सा होता है, शीत होता है। यानी उष्ण, शीतोष्ण, शीत, ये भी शीतोष्ण और शीत, तो ये दोनों शीतोष्ण, पहले सबसे आएगा उष्ण कटिबंधीय, फिर आएगा शीतोष्ण कटिबंधीय, और फिर आएगा आपका शीत कटिबंधीय, फिर कौन सा आएगा, शीत कटिबंधीय। 3 क्षेत्र आपके कंप्लीट हो गई। यहाँ तक की बातें आपको अगर समझ में आ गई तो थम्स अप कर दीजिए, अगर नहीं समझ आई तो फिर अपन दोबारा बता दें इसको। बीच में 23.5 कर्क और मकर रेखा के बीच का कौन सा होता है, उष्ण कटिबंधीय, और यहाँ से लेकर 23.5 से 66.5 के बीच कौन सा होता है, शीतोष्ण, और यहाँ पर कौन सा होता है, शीत, फिर इधर भी शीतोष्ण और इधर भी शीत। बात क्लियर, आगे समझें। ये आप अपना नोट्स लिख सकते हो, चाहो तो इसको आराम से फटाफट लिख लीजिए। राजस्थान ज्योग्राफी मतलब इंडियन ज्योग्राफी बहुत मस्त तरीके से आराम से लेगी, बिल्कुल अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख लीजिए। कभी आप मंदिर गए हो, मंदिर, बताइए बताइए, मंदिर गए हो क्या, मंदिर कौन कौन गया है, कि हाँ मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, बताइए। मंदिर, मंदिर में आप परिक्रमा करते हो, क्या करते हो, परिक्रमा। और मैं अगर कहूँ कि आप वहाँ पे घूर्णन भी करते हो तो कौन सा सही है, मतलब पृथ्वी घूर्णन भी करती है परिक्रमा भी करती है, तो घूर्णन क्या होता है, परिक्रमा क्या होती है, बताइए। देखिए आप अपनी लैंग्वेज में बताइए, व्हाट इज घूर्णन एंड रोटेशन एंड व्हाट इज परिक्रमा, रिवोल्यूशन। इतने हम आपको कुछ और बता देते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा कौन सी,
ये खड़े वाली डंडी, ये कहाँ से गुजरती है? ये आपके अटलांटिक महासागर से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है, जबकि जो आपकी भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री है। कौन सी है? 82.5 डिग्री। भारत की मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड मीन टाइम कहाँ से है कि कितनी है? 82.5 डिग्री। कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? यूपी में एक जगह है मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरती है। बात समझ में आ गई। और तीसरी आपकी इंटरनेशनल टाइमलाइन जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन, वो अलग है। ठीक है ना, तीनों अलग अलग रेखाएं। तो आपकी जो ये आपकी ग्रीनविच रेखा है ना, ग्रीनविच रेखा वो तो कहाँ से गुजरती है? अटलांटिक महासागर से। और आपकी जो भारत की मानक समय रेखा है कितने डिग्री? 82.5 डिग्री, वो कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरती है। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अगर ये बात समझ में आ गई ना, अब आपको वो बताना है क्या कि व्हाट इज़ द परिक्रमा एंड व्हाट इज़ द घूर्णन, व्हाट इज़ द रोटेशन एंड व्हाट इज़ द रिवोल्यूशन। चलिए हम बताते हैं आपको परिक्रमा क्या है, घूर्णन क्या है। ध्यान से देखिए एक चीज़, हम मंदिर जाते हैं, एक बार समझ के देखिएगा। मंदिर जाकर हम क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो मंदिर जाकर के हम क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो हम मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं, मंदिर खुद ही घूमता है। सोच के देखिए एक मिनट, सोच के देखिए, ये अपना मंदिर है मान लीजिए, ये आपका मंदिर है। हम ये मंदिर खुद अपने ऐसे घूमता है या फिर हम इस मंदिर के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं? यूँ चलते हैं, यूँ चलते हैं, उल्टा उल्टा चल गया, यूँ चलते हैं। हम मंदिर के चारों तरफ चलते हैं, मंदिर खुद अपने अक्ष पर घूमता है, हम चलते हैं। तो हम क्या करते हैं फिर? वहाँ पे परिक्रमा करते हैं ना। याद रखना, बता रहा हूँ, वरना कन्फ्यूज हो क्या परिक्रमा क्या घूर्णन। तो यानी परिक्रमा क्या करते हैं कि कोई वस्तु के चारों तरफ खुद घूमना, अपने आप वस्तु नहीं घूमे, दूसरा उसके चारों तरफ घूमे, तो वो क्या होगा? परिक्रमा। ओके। और अगर मैं कह दूं कि यही मंदिर खुद ही घूम रहा है, कोई नहीं घूम रहा, मंदिर ही घूम रहा है, एक ऐसे मतलब ऐसे एक डंडी पर खड़ा है और घूम रहा है, तो वो क्या हो रहा है? जैसे मिक्सी देखिए, मिक्सी जानते हो ना, मिक्सी घर पे। हाँ, तो उसमें क्या होता है? उसमें जैसे हमने स्विच दबाया तो मिक्सी के चारों तरफ हम थोड़ी घूमते हैं, हम नहीं घूमते ना, मिक्सी खुद ही घूमती है। वो देखो उसका छोटे वाला घूमने वाला होता है, वो उसका खुद ही घूमता है। तो वो क्या होता है? वो आपका खुद के ऊपर ही घूमना, वो क्या होता है? घूर्णन होता है। क्या होता है? घूर्णन होता है। ओके, दो बातें समझ में आई कि घूर्णन क्या होता है और आपका जो परिक्रमा क्या होती है। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमा करती है कि घूर्णन करती है? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, ऐसे बोलते हैं ना, पृथ्वी के चारों मतलब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है कि परिक्रमा कर रही है? बताइए। क्या कर रही है? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी को घूमना क्या होता है? परिक्रमा होता है। क्या होता है? परिक्रमा होता है। यदि सूर्य के चारों तरफ यदि पृथ्वी घूमती है तो वो क्या होती है? परिक्रमा होती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर स्वयं घूमती है तो वो क्या होता है? उसका घूर्णन होता है। तो क्या होता है उसका? घूर्णन। ओके, अब पहले हेडिंग लगाइए आप घूर्णन, एक नंबर आप हेडिंग लगाइए घूर्णन। घूर्णन में लिखिए आप पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का, या फिर घूर्णन यहाँ हेडिंग लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक मिनट है, पीछे बना लिखा हुआ शायद, ये लीजिए। पृथ्वी, घूर्णन क्या होता है? घूर्णन, रोटेशन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या होता है? घूर्णन होता है। पृथ्वी का किस पर है? अपने अक्ष पर घूमना ही क्या होता है? घूर्णन। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर से खुद घूमती रहे, इसके कारण जब घूर्णन करती है तो देखो दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। और कितने घंटे में होता है? 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेती है।
देखो घूमती पृथ्वी खुद के अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम लेती है, तो 24 घंटे में एक बार घूमना मतलब 24 घंटे में दिन और रात किसके कारण बनते हैं? दिन और रात बनते हैं घूर्णन के कारण। किसके कारण बनते हैं? घूर्णन के कारण बनते हैं। ओके, देखो अपने अक्ष पर खुद पर ही घूमेगा इंसान। एक तो हम परिक्रमा करते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एक मंदिर खुद घूमता तो टाइम लगता, मंदिर खुद घूमता टाइम कम लगता, और हम परिक्रमा करते हैं टाइम ज़्यादा लगता है। तो रोटेशन यानी घूर्णन करते हैं, तो घूर्णन करने से दिन और रात बनते हैं। और दिन और रात कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे के होते हैं। बिल्कुल आपको नई जानकारी दे दी कि दिन और रात मिलाकर कितने घंटे के होते हैं? 24 घंटे के होते हैं। ओके, कल से आपके पास 30 घंटे के थे ना, आज से आपके पास 24 घंटे के हो गए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इधर चलते हैं, रिवोल्यूशन पर चलते हैं। रिवोल्यूशन में क्या होता है? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी या फिर और कोई ग्रह चक्कर लगाता है तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? परिक्रमा करता है। जैसे चंद्रमा किसकी परिक्रमा, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है फिर घूर्णन करता है इस पृथ्वी की? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है या फिर पृथ्वी के घूर्णन करता है? बताइए चंद्रमा। इस परिक्रमा के कारण मानसून बदलते हैं, मौसम बदलता है। कि मैं झूठ बदलता देखिया, मैं सच बदलता देखिया, मैं बदल दे पत्थर वेखे ने, मैं कच्च बदलता देखिया। सब कुछ बदल गया मेरा, जल जर ही जावांगी। वे जे हुण तू भी बदल गया तो हुण मैं, हाँ जी, मर भी जावांगी। अपना मन मानो कि को नहीं, क्योंकि हम, चलिए छोड़िए इस बात को। हम कहीं साइजों के भाव में बह गए तो फिर तो लग गई होगी क्लास। तो कितना होता है इस घूर्णन परिक्रमा के कारण? परिक्रमा सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है और पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चंद्रमा परिक्रमा करता है। ओके, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमा करती है। इससे मानसून बनते हैं, मौसम का परिवर्तन होता है। और कितने? 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। 365 दिन और 6 घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे। इसलिए हम लिखते हैं 365 सही 1/4, यूँ लिखते हैं अपन। ओके, तो 365 दिन और 1/4 यानी 6 घंटे होते हैं पर डे, पर ईयर। बिल्कुल ये बात आपकी समझ में हमें आ गई। अगर यहाँ तक समझ में आ गया इतना, तो अब अपन अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी अपने अगले सेशन में करेंगे, बट ये करेंगे अपन अंतिम ये बात करके फिर आपको रिवाइज करवाएंगे। रिवाइज करा के फिर जियोमॉर्फोलॉजी, जो आपकी जो मौसम वाले ना, जियोमॉर्फोलॉजी जैसे मतलब जो आपकी चट्टानें वगैरह आएंगी, या फिर जो आपकी अपसारी अभिसारी गति आएगी, जो आपके जो महाद्वीप का विस्थापन कैसे होता है, वो सब आएगा, वो अपने अगले में पढ़ेंगे। अब देखिए ये पढ़ते हैं 3 बातें यहाँ पर। अगर आपको दिख रहा है ठीक है, नहीं दिख रहा तो और भी अच्छी बात है। इसको आप हटाइए ताकि मैं ज़्यादा में पेज मिल पाए। इसको भी आप यहाँ से हटाइए। और इसको भी आप एक बार हटा दीजिए। ये अपने को बैक टू बैक पेज मिल गए। देखिए ध्यान से, एक पर आपको हेडिंग लगाने, देखो ध्यान से, समर सोलिस्टिक्स। समर सोलिस्टिक क्या होता है? हिंदी बता दें इसकी। ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत। नहीं समझ आया? अब समझ आ जाएगा। आया? समर सोलिस्टिक, SOLISTICE, सोलिस्टिक। ग्रीष्म अयनांत, अयनांत, ग्रीष्म अयनांत या समर सोलिस्टिक, या फिर कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति कब आती है? या आप लिख सकते हो 21 जून को आती है। कब क्यों आती है? क्योंकि सूर्य कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। ठीक है, इधर चलते हैं। अब दूसरा, विंटर सोलिस्टिक्स, सॉरी एस है सोलिस्टिक्स में, स्पेलिंग में यहाँ पे ई लिख दिया मैंने, एस है सोलिस्टिक्स, SOLISTICS सोलिस्टिक्स। इसको बोलते हैं शरद अयनांत। या फिर मकर संक्रांति, या फिर इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। कब आती है? 22 दिसंबर को आती है। कब आती है? 22 दिसंबर को। कब क्यों आती है? क्योंकि सूर्य इस दिन क्या करता है? इस दिन मकर रेखा पर होता है।
तो करक संक्रांति, मकर संक्रांति। करक संक्रांति क्या बोलते हैं, जो आपका समर, करक संक्रांति कब होती है, समर में होती है, इसलिए समर सोलिस्टिक्स बोलते हैं। और विंटर समर सोलिस्टिक्स को बोलते हैं, जो आपकी मकर संक्रांति होती है उसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिक्स। ओके, अब आप नेक्स्ट हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए, फिर आपको रिवाइज करवा दें सारा सारा कि हमने जो आज तक पढ़ा, अब तक पढ़ा, उसके बारे में। नेक्स्ट आप हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी आप हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए। जियोमॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे पूरा अगले सेशन में कि कौन सी आपकी क्या होती है, आपकी जो मतलब जो क्रस्ट होती हैं, जो आपकी जो होती है ना क्रस्ट, जो आपकी तीन होते हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, वो होती हैं। अभी सारी आप सारी गति होती हैं कि मतलब चट्टानें कैसे बनती हैं, और आपकी फिर जो कौन कौन सी चट्टानें होती हैं वो पढ़ेंगे अपन। अभी इंडियन ज्योग्राफी अपन चलेंगे, पर पहले बेसिक्स जियोग्राफी के बारे में जानें कि चट्टान कैसे बनती है, मेंटल क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, पहले पृथ्वी को जानते हैं, फिर अपन भारत पे आएंगे। और भारत पे फिर अपन कोपेन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। कोपेन का क्लासिफिकेशन जाने के बाद फिर आप बताना कि मैं महाद्वीप पहले कराऊँ या पहले इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि महाद्वीप से आपके एक बार से महाद्वीप बाद में करवा लेंगे, पहले अपन फिर इंडियन ज्योग्राफी पे चलेंगे। ओके, ये आप जियोमॉर्फोलॉजी हेडिंग ला के छोड़ दीजिए। अब चलते हैं, फटाफट करते हैं रिकैपिचुलेट। गणपति जी करिए सहायता। चलिए, जियोग्राफी किससे बनाता है, अब फटाफट कॉपी का पहला पन्ना खोल लीजिए। पहला पन्नो राम को, दूसरा पन्नो काम को। कल चाय वाली शायरी कैसे लिखी थी, अच्छी लिखी थी ना? हाँ जी, ऐसे ही बोलते हैं हम तो। चलिए, जियोग्राफी क्या होता है, फटाफट अब एक बार पहला पेज खोल लिया, जल्दी जल्दी बोलिए मेरे साथ, बोले भारत माता की जय, त्रिगुण धा। जियो प्लस ग्राफी, जियो का मतलब होता है भू, ग्राफी का मतलब वर्णन, यानी भूमि के बारे में वर्णन करना क्या होता है, जियोग्राफी होता है। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द दिया, इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, भूगोल का पिता या फिर भूगोल का जनक कहते हैं। सॉरी, भूगोल का जनक कहते हैं हिकेटियस को, और इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं। इसके बाद आपको कुछ भूगोल के कुछ जनक बताए, वर्तमान भूगोल कौन है, भौतिक भूगोल कौन है, सांस्कृतिक कौन है, गणितीय, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इनके बारे में आपको बातें बता दी। अक्षांश आपको मैंने समझाई। अक्षांश हालांकि यहाँ नहीं समझ आए तो आप राजस्थान जियोग्राफी में जाकर वहाँ समझ लीजिए। दो दो जगह आपके पास अक्षांश हैं, वो सेम डिटेल से बताई हुई है। आप लोग जहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल बता दी। टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड कितने हैं, नंबर ऑफ लेटीट्यूड 181। नंबर ऑफ लेटीट्यूड लाइन्स कितनी है, लाइन्स हमेशा कम होती है, लेटीट्यूड ज़्यादा होते हैं। तो लाइन्स हमेशा क्या होगी, लाइन 2 कम होंगी, फिर हो जाए 179, 179। फिर आपके नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं, लाइन में देखिए 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, वो सब आपको लिखवाया हुआ है मेरा, बिल्कुल आप आराम से बिल्कुल देख सकते हैं। 23.5 डिग्री कितना होता है, 66 डिग्री कहाँ पे है, सब बताया आपको। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं 361, और नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन्स कितनी होती हैं, वह 360 होती है। कितनी होती है, 360। उसके बाद अपन ने बात की थी कि ये सूर्य की गति की 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को कहाँ पे आता है, ये सूर्य आता है भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर को कहाँ पर आता है सूर्य, भूमध्य रेखा। मिटाता चलता हूँ इनको। हाँ जी, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य आता है भूमध्य रेखा पर। उसके बाद आपका मतलब ऊपर फिर जून में आता है कर्क रेखा पर 21 जून को, और 22 दिसंबर को आता है मकर रेखा पर। क्लियर। उसके बाद इसमें चलते हैं, हवाओं के बारे में आपको बता दिया गया। हवाएं मकर रेखा से चलकर वहाँ पे उधर जाती हैं, तो तापमान कम होने के कारण, तापमान बढ़ने और दाब कम होने के कारण भारत की तरफ आ जाती है। इससे भारत में क्या आता है, मानसून आता है। उसके बाद आपको समय की गणना बताइए, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती है। फिर आपको कैलकुलेशन बता दी कि ईस्ट से वेस्ट जाओ, EWM बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपको जियोमॉर्फोलॉजी, ये फिर उसके बाद आपको क्या बताया, उष्ण कटिबंधीय, वो जो ट्रॉपिक ऑफ जोन बताया, ट्रॉपिक जोन बताया, शीतोष्ण कटिबंध बताया, शीत कटिबंध बताया। फिर आपको बताया कि अटलांटिक रेखा, ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है। फिर आपको बताया रोटेशन और रिवोल्यूशन बताया। इन सब के बारे में अपने बातें कर ली। फिर आपको करक संक्रांति, जिसको समर सोलिस्टिक्स बोलते हैं, या फिर ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिक्स, या फिर मकर संक्रांति को बोलते हैं, इनके बारे में अपन बात की। उसके बाद अगली हेडिंग आप लगा के छोड़ दीजिए, जियोमॉर्फोलॉजी, इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये आज की आपकी, वो कहते हैं रामदेव जी की फड़ पूरी, बांस दी, बांस दी, बिल्कुल बांस दी। यहाँ पे निकाल के इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। चलते हैं अंतिम अपने, आ लो, भूल ही गया लेनो, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बताए थे आपको वो बचपन की यादें दिलाई, जब गुरुजी आया करते थे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ऐसे आते थे, ये चौक उठाया, ये आपका उठाया चौक, और इस चौक से गुरुजी लिखा करते थे। क्या
कि यदि आपको राजस्थान ज्योग्राफी का आपका पहला वीडियो है, यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। अपना फीडबैक नहीं देते आप लोग। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है रीट विद धुरीना, रीट REETWITHTHURINA, रीट विद धुरीना को आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे आपको क्विजेज़ वगैरह सब मिल सकें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।